निस्बत काकरा बालम काकरा बातें तो बहुत हो गई। पेचीदा गोई के बगैर मैं मुद्दे की बात करूंगा, क्योंकि मुझे बड़ी बार एहसास होता कि हमें इनडिसिप्लिन कौन हम हर कोई मौका पेचीदा गोई में तारीख सुनाने पढ़ाने में इतने सारे लोग ने अपनी तजावीज़ रखनी है। मैं मुख्तसरन बात करूंगा। वक़्फ़ 1954 में वजूद में आया और हमारा ये अदारा 1905 से 50 साल अदारा चलने के बाद वक़्फ़ आया और आज हमारी नज़रें वक़्फ़ के ऊपर हैं कि वक़्फ़ हमारा स्कूल को चलाते हैं। सिस्टम ज़रीफ़ी की बात। हम 50 साल पुराने थे, उसके बाद वक़्फ़ आया। वक़्फ़ ने टेक ओवर किया, जामा मस्जिद को टेक ओवर किया। क्यों किया? वक़्फ़ बाय यूज़र तो उसके बाद ही देखा जाएगा। सवाल ये है कि हम पहले चंदा इकट्ठा करते थे, हालात और वक्त बहुत बदल चुके हैं। आज भी हमारी नज़रें लोगों की जेबों पर है कि कौन 10 रुपये मस्जिद में निकालेगा, कौन सालाना जलसे में आकर 101 रुपये का ऐलान करेगा और हमारा इदारा चलेगा। वो ज़माना वही था, तब 110 रुपये से इदारे चलते थे। आज वो ज़माना नहीं है, मॉडर्न ज़माना है। आज किश्तवाड़, अगर सर्वे आप करेंगे किश्तवाड़ के कितने लोग, हज़ारों की तादाद में लोग अपने बच्चों को जम्मू में ऐसे स्कूलों में तालीम दिलवा रहे हैं जहाँ वो 20 से 30 हज़ार रुपये माहाना फीस देते हैं। लोगों के पास कमी नहीं है। हमें स्टैंडर्ड रेज करना है। जब हमारा स्टैंडर्ड रेज होगा तो बच्चे क्यों बाहर जाएं? और स्टैंडर्ड रेज पैसे से होगा और पैसा चंदे पर नजर मत रखिए, स्कूल का स्टैंडर्ड रेज कीजिए। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि जो हम नजर नियाज पर नजर रखते हैं, आने वाला वक्त ऐसा होगा, क्योंकि जो आने वाली नस्लें हैं, नजर नियाज की उम्मीदें आप मत रखिए। अब नजर नियाज दरगाहों पर नहीं आएगा, अब आगे भी नहीं आएगा। पहले जो अकीदे में अब बहुत सारी बातें हैं, लोगों का अकीदा हो सकता है, लेकिन अब नजर नियाज नहीं आएगा। कुछ इस तरह का स्टैंडर्ड रेज करना है कि ये अदारा खुद कफील हो। 120 साल पुराना अदारा और आज भी हम सोच रहे हैं कि किसकी जेब से 20 रुपये निकले और हमारा अदारा चले। हमारे पास फर्क ठोस इमारत है, किस काम की है? अगर आपके पास इस स्कूल में क्वालिटी नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, उस स्टैंडर्ड को रेज करना है। और स्टैंडर्ड रेज होगा, सबसे पहले स्कूल की फीस बढ़ा दीजिए। जिसने अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना होगा वो पढ़ाएगा। इनकम जनरेटिंग एसेट्स बनाने की जरूरत है वक़्फ़ के। वक़्फ़ जो है वो हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है। पहले नंबर पर आर्मी है, एयरफोर्स और आर्मी है, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन हमारे मुल्क में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर रेलवे है और तीसरे नंबर पर जो है वक़्फ़ है। वक़्फ़ तीसरे नंबर पर है। और अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो वक़्फ़ सबसे नीचे है, क्योंकि हम अपने एसेट्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हमारे एसेट्स या तो लोगों के पास है या वीरान पड़े हैं। हम आज भी करोड़ों की मालियत की जमीन पर 10 रुपये 30 रुपये की पार्किंग का सोच लेकर के बैठे हैं, जहाँ हमें मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्सेस होने चाहिए। इसलिए लाभ साहब ने कहा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। आज हर कोई शॉर्ट टर्म पर ही सुनना और करना चाहते हैं, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि एसेट ऐसे क्रिएट कीजिए जहां से इनकम जनरेट हो। हमने चीफ मिनिस्टर से 50 लाख रुपया दिलवाया सिर्फ इसलिए कि एसेट एक बने, हमारी 8-10 दुकानें बने जहां से कुछ इनकम आ जाए। चंदे का सवाल छोड़िए, एसेट ऐसे क्रिएट कीजिए, इनकम जनरेटिंग एसेट्स बनाइए। चाहे हमारी जम्मू में जमीन है, हमारा ITI कॉलेज है, हमारी इतनी बड़ी स्कूल की इमारत है। 4 बजे के बाद इस स्कूल की इमारत का कोई फायदा नहीं। 4 बजे के बाद भी स्कूल की इमारत का फायदा ले सकते हैं। स्केटिंग का ग्राउंड आपके पास है, क्यों ना किसी एक स्पोर्ट्स पर्सन को एंगेज किया जाए ताकि यहाँ बच्चे स्केटिंग के लिए आ जाए। उनकी फीस आपको स्कूल की जितनी इनकम आ जाएगी शाम की क्लासेस से, क्यों ना लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया जाए जो 4 बजे के बाद खुली। हम 4 के बाद ताला लगा के रखते हैं और यहाँ स्कूल की इमारत का कोई इस्तेमाल नहीं होता। अलीगढ़ में रात की क्लासेस अलग होती थी, दिन की अलग। उसी एक सेटअप में सारा इनकम जनरेटिंग एसेट्स लॉन्ग शॉर्ट टर्म हमारा एक गोल रहना चाहिए। कैसे इनकम आ जाएगी और अदारे को हम कैसे फ्लोरिश करेंगे, ये बात सब ने कही और ये बात 100% दुरुस्त है कि हम हमारे लिए वक़्फ़ इस्लामिया स्कूल है। हमारे लिए वक़्फ़ जो इस्लामिया स्कूल है और इस्लामिया स्कूल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और आज भी हम चंदे पर इसको चलाने की बात करते हैं तो सिस्टम ज़रीफ़ी की बात है। एसेट जनरेटिंग, इनकम जनरेटिंग एसेट और स्कूल को प्रॉपरली फंक्शनल करने के लिए स्टैंडर्ड रेज कीजिए। एक सर्कुलर प्रिंसिपल साहब इशू करें, जो भी स्कूल का स्टाफ है उनके खुद के बच्चे स्कूल में पढ़ाई हासिल करें। आप इस स्कूल में
तनख्वाह लेते हैं, यहाँ काम करते हैं और आपके बच्चे एकेडमी में पढ़ते हैं, तो यहाँ से पता चलता है आपके स्कूल का स्टैंडर्ड आपकी नजरों में ठीक नहीं है। जब आपके बच्चों के लिए ठीक नहीं हो तो बाकी बच्चे स्कूल में एडमिशन क्यों लेंगे? और हम हर जगह ये बात करते हैं, इस स्कूल ने बड़े बड़े यहाँ से एसेट्स बनाए हैं, हमारे वाइस चांसलर्स रहे हैं, चीफ इंजीनियर्स रहे हैं, अकाउंटेंट जनरल रहे हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन स्कूल के लिए क्या है? मैं भी स्कूल से पढ़ा हूँ, बेशक मैंने 6 ही महीने पढ़ा हूँ, लेकिन एलुमनी एसोसिएशन का मैंने पहले भी खालिद जहांगीर साहब यहाँ थे, हमने कहा एलुमनी एसोसिएशन एक होनी चाहिए स्कूल। मसूद साहब इस स्कूल के प्रोडक्ट हैं, सब हैं, मुश्ताक सब स्कूल पर एक एलुमनी एसोसिएशन हो जो स्कूल के मामलों को लेकर के बात करें, फंड रेजिंग की बात करें। अगर डोनेशन लेनी है तो 10-20 रुपए डोनेशन मत दीजिए, लाखों में डोनेशन दे दीजिए और वो अपनी सर्विसेज कंट्रीब्यूट करें। हम तो नाम लेने के लिए कहते हैं हमारे स्कूल से फलां रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्कूल के लिए क्या किया वो देखने की बात है। इस स्कूल का स्टैंडर्ड एक वक्त ऐसा था, मुझे याद है किश्तवाड़ में सबसे पहली डिस्टिंक्शन हमने तब सुनी कि डिस्टिंक्शन 75% में मिलती है जब खालिद मजीद साहब के स्कूल में, वो यहाँ के तालिब इल्म हैं, उनको यहाँ से, और आधे से ज़्यादा क्या, बल्कि मैं कह रहा हूँ 90% जितने भी यहाँ जिनके फोटोग्राफ लगे वो इस स्कूल के ही प्रोडक्ट हैं। तो स्कूल ये वैसा स्कूल नहीं था यहाँ। तो दूसरी बात यह है कि अकाउंटेबिलिटी तब हो सकती है जब आप किसी आदमी की जिम्मेवारी लेते हैं। प्रिंसिपल साहब के बारे में सब ने कहा अच्छा काम करें, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अगर आप किसी से मुफ्त में काम लेंगे फिर आप वो अकाउंटेबल नहीं हैं। आप उनको नहीं पूछ सकते हैं कि आपने काम किया नहीं किया, उनकी अपनी मर्जी है। उनको अकाउंटेबल बनाने के लिए उनका ऑनरेरियम फिक्स करें, बेशक उसको डोनेशन की शक्ल में वापस वो करें, बट इशू भी पे मुफ्त में सर्विसेज क्यों लेनी? यहाँ 10 दिन 20 दिन में प्राइमरी स्कूल्स आप देखिए, किश्तवाड़ में आप थोड़ा सा सर्वे करें, इस स्कूल से निकले हुए लोगों ने अगर स्कूल लिटिगेशन है और लिटिगेशन अनएंडिंग लिटिगेशन, क्योंकि मैंने भी थोड़ी बहुत स्टडी की है, मुझे नहीं लगता कि लिटिगेशन कभी खत्म हो। इसका वाहिद और वाहिद तरीका है मीडिएशन और रिकॉन्सिलेशन। अगर हम कंटेस्ट करने की बात करेंगे, अफसोस की बात यह है कि लिटिगेशन जो हुई वो सिर्फ और सिर्फ, मुझे नहीं लगता कि कुछ इंटरेस्ट उसमें सिर्फ पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहे हैं। ये अदारा इसलिए ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाया क्योंकि इस अदारे को अखाड़ा बनाया गया। यहाँ अपॉइंटमेंट्स रिक्रूटमेंट्स पॉलिटिकल बेसिस पर होती, मुझे नहीं लगता कि इसमें जरूरत जो कहे नहीं होती। अदारे के अंदर रिक्रूटमेंट का मैकेनिज्म बनाइए। इस अदारे के अंदर अगर आपने स्टाफ एंगेज करना है तो उसका मैकेनिज्म क्या है, कौन एलिजिबल है उस अदारे के लिए, और अगर किसी को निकालना है तो किन बेसिस पर निकाला जाना चाहिए। क्या निकालने से पहले आप उसको एक्सप्लेनेशन कॉल करें? ऐसा नहीं। और अफसोस की बात यह है, चलो जो पॉलिटिकल लोग यहाँ रहे हैं मान सकते हैं किसी हद तक उन्हें अपनी सियासत तो करनी, यहाँ ब्यूरोक्रेट्स ने पॉलिटिक्स की है। ब्यूरोक्रेट्स जो यहाँ आए हैं इन सर्विस, उन्होंने पॉलिटिक्स की है और पॉलिटिकल लोगों के कहने पर लोगों को यहाँ से जो है टर्मिनेट किया है विदाउट इवन कॉलिंग एक्सप्लेनेशन अपॉन देम। तो रिक्रूटमेंट का और डिसएंगेजमेंट का एक मैकेनिज्म तैयार कीजिए, उसके बाद ही सारे मसले हल होंगे। क्योंकि ये जो डिस्प्यूट था, ये डिस्प्यूट सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ईगोज को लेकर के था, और इस डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए मीडिएशन और रिकॉन्सिलेशन के लिए होगा। अगर आप खुद सजादा नशीन के साथ मीडिएशन करेंगे तो बात नहीं बनेगी, मेरी ये तजवीज़ है, क्योंकि आप एक पार्टी हैं और वो भी एक पार्टी। मीडिएशन के लिए कमेटी बनाइए, 4-5 ऐसे बुजुर्गों को रखिए कि जो उनके लिए भी काबिल एहसास हो कि हमारे हमदर्द है, और अदारे को भी एहसास हमारे हमदर्द, और वो नेगोशिएट करें। देखिए आजकल सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, मीडिएशन रिकॉन्सिलेशन पर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मीडिएशन रिकॉन्सिलेशन एक्ट बने हैं, लोक अदालत बनी है, अथॉरिटीज बनी है। क्यों? क्योंकि सिविल सूट अनएंडिंग डिस्प्यूट्स होते हैं, इसलिए मीडिएशन रिकॉन्सिलेशन के लिए कमेटी बनाए जिनको आप ऑथराइज करेंगे। बेशक आप एक उनको फ्रेमवर्क बना कर दें, इस फ्रेमवर्क के अंदर आपने कंप्रोमाइज करना है, लेट दे नेगोशिएट, और उनके साथ नेगोशिएट करेंगे। जब भी आप नेगोशिएट करेंगे आपका एक इंटरेस्ट रहेगा, आपने वक्त के इंटरेस्ट की बात करनी है और आपके साथ कभी नेगोशिएशन नहीं हो सकती। वो खुद आएंगे उनके साथ डायरेक्टली आप नेगोशिएशन, एक कमेटी बनाइए, जो कमेटी जाके उनके साथ मीडिएशन करे, नेगोशिएशन करे, और इस मसले को मीडिएशन और रिकॉन्सिलेशन से ही हल किया जाए। अब बात ये भी उठी कि यहाँ से लिटिगेशन के नाम पर लाखों रुपया जो है वो खर्च हुआ है अदारे का, तो मुझे लगता है उसके लिए प्रॉपर सिर्फ और सिर्फ लिटिगेशन को लेकर एक ऑडिट किया जाए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों ने अपने इंटरेस्ट के लिए इस डिस्प्यूट को जिंदा रखा हो। कुछ लोग इस डिस्प्यूट को खत्म ही नहीं करना चाहते क्योंकि उनके अपनी वो रोटियां नहीं। पहले ये देखा जाए कि अगर इतना पैसा खर्च हुआ है
अगर प्रिंसिपल साहब विदाउट कमेटी बनाइए, बेशक एडवाइजरी कमेटी आप बनाएं, स्कूल की एजुकेशन कमेटी बनाएं, लेकिन मीडिएशन और रिकंसिलेशन की कमेटी बनाएं, उनको भेजिए जो औकाफ से जुड़े ना हो कि आप जाकर नेगोशिएट करें, ताकि कौम एक पार्टी के साथ नेगोशिएट करें। औकाफ भी आप भी पार्टी हैं और वो भी पार्टी हैं, फिर जाके मसला हल हो सकता है, वरना ये अनएंडिंग डिस्प्यूट है। सुप्रीम कोर्ट सबसे आखिरी अदालत है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी केस डिमांड किया, दोबारा हाई कोर्ट में चला और एक टाइम फ्रेम फिक्स किया था। मुझे लगता है शायद 6 मंथ का टाइम था कि विदिन 6 मंथ जो हाई कोर्ट है वो इस मसले को हल करेगी, लेकिन तब से भी 15 साल हो गए हैं और इस यही वजह है कि हमारे सारे एसेट्स, हमारी सारी इनकम यूटिलाइज नहीं हो रही है और अल्टीमेटली खसारा कौम का हो रहा है, खसारा वक्त का हो रहा है। और मेरी एक तजवीज़ है, हमारी जामा मस्जिद जो है, मुझे नहीं लगता कि ये वक्त प्रॉपर्टी थी। क्या इमाम साहब? इट वाज आउट ऑफ वक्त। क्यों उसको वक्त में रखा गया? क्योंकि मैं बताता हूँ उसके पीछे, मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ कि वक्त से बाहर निकाला जाना चाहिए। क्योंकि अमीर अजीज साहब ने कहा हमें वक्त का कोई फायदा नहीं। जामा मस्जिद हम खुद लोग चंदा देते हैं और खुद उसको बनाया है, उसको वक्त में रखने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो हम अपनी जामा मस्जिद को गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं वक्त से बाहर हो, मस्जिद की कमेटी इसको चलाएगी, क्योंकि ना हमें वक्त पर कोई फ़ायदा है, ना ये वक्त प्रॉपर्टी थी, वक्त बाई यूज़र भी नहीं है। शायद आप इस पर ज़्यादा, जामा मस्जिद वक्त की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये लोगों ने खुद वो जो है मस्जिद के नाम से बनी है। तो इसको वक्त में क्यों रखा गया है, इसके पीछे क्या कोई सियासत थी, कोई साजिश थी, या इसको कंट्रोल में रखना चाहता है? इसको वक्त से बाहर रखने के